दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया गया है 7:5, ठीक। और उनके संगत व्ययों का अनुपात कितना है 9:7। यदि वे क्रमशः 1700 रुपये और 1100 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। तो दोनों ही लोगों की हमें आय यहाँ पर बतानी है, ठीक। तो देखिए आप इसे काफ़ी तरह से कर सकते हो, जैसे कि आप इसे आय बराबर खर्च प्लस बचत, आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। यदि आप इस फॉर्मूले से नहीं करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। यदि हम बोले कि आय का अनुपात कितना है, तो आय का अनुपात दिया गया है 7:5, ठीक। अब बोला गया है उनके व्ययों का अनुपात। यदि हम व्यय का अनुपात बताएं तो व्यय का अनुपात कितना दिया है 9:7, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है कि वह यहाँ पर 1700 रुपये और 1100 रुपये की बचत करते हैं। तो बचत कितने की करते हैं, तो बचत वह करते हैं 1700 रुपये और 1100 रुपये, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस 7 का इस 7 से इंटू कर लेना है, फिर इस 9 का इस 5 से इंटू कर लेना है। 7 7 49, 9 5 जा 45। अब यदि हम बात करें कि इन दोनों का अंतर जो होगा वह अंतर कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब आपका दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि आपको 7 से 1700 में इंटू करना है, फिर 9 से 1100 में इंटू करना है। 17 7 119 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 119 0 ठीक। अब इसका 11 नंबर 99 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 9900, ठीक। अब यदि हम इन दोनों के अंतर की बात करें तो इनका अंतर हो जाएगा 2000। क्या हो जाएगा, अंतर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 2000, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम यदि बात करें 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है, तो वो है आपकी 2000। कितनी है 2000। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 4 पंजे 20 0 0 यानी कि 500। 4 रेशियो की वैल्यू है आपकी 2000, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 500। और यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि प्रत्येक की आय क्या होगी, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम फर्स्ट की आय की बात करें तो हमें क्या करना होगा, 500 में हमें उसके आय के रेशियो से इंटू करना होगा। तो आय के रेशियो हमारे ये दिए हुए हैं, ठीक। तो फर्स्ट की आय का रेशियो कितना है 7, तो इसमें हम 7 से इंटू कर देंगे। कितना हो जाएगा 7 पंजे 3500। तो देखिए स्टार्टिंग में 3500 कहाँ पर है, किस विकल्प में है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 5000 है, इसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर 5500 है, तो इसे भी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर 4500 है, तो ये भी कैंसिल। यहाँ पर है आपका 3500, ये आपका स्टार्टिंग में दिया गया है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की भी निकाल कर देख लेते हैं, सेकंड की। तो सेकंड की निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमें 500 से इंटू करना होगा सेकंड वाले के आय के रेशियो में। सेकंड वाले के आय का रेशियो कितना है 5 है, तो हम 5 से इंटू कर देंगे। कितना हो जाएगा 25 0 0 यानी 2500 होना चाहिए, तो देखिए 2500 है, ठीक। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ बोला गया है, ये आपकी भिन्नें दी गई हैं, ये जो आपकी भिन्नें दी गई हैं इनको हमें क्या करना है कि अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक। क्या करना है, अवरोही क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, उसके बाद छोटी कौन सी है, फिर छोटी कौन सी है, फिर छोटी कौन सी है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो हमने जब आपको भिन्न वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें भिन्न की पहचान करने के लिए जब हमने आपको बताया था, तो हमने आपको काफ़ी सारे तरीके बताए थे। जैसे कि एक आपका गुणा विधि होता है कि गुणा विधि में क्या करते हैं कि इसका इससे गुणा किया और इसका इससे गुणा किया, जो आपका आंसर बड़ा आएगा वह बड़ी भिन्न होगी, जो छोटा आएगा वह छोटी भिन्न होगी, ठीक। अब इसके बाद एक हमने बताया था कि जो आपका अंश जो होगा उसमें आपको 0 पुट कर लेना है।
जो आपका अंश होगा, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। तो अंश में क्या करना है, आपको 0 लगा लेना है सब में, और फिर भाग लगा कर देखना है। जो आपका आंसर बड़ा आएगा वह आपकी बड़ी भिन्न होगी, और जो आपका आंसर छोटा आएगा वह आपकी छोटी भिन्न होगी। इसके बाद हमने आपको बताया था, एक प्रतिशत विधि बताई थी। प्रतिशत विधि में हमें क्या करना होता है, परसेंट निकालना होता है। जिसका परसेंट हमारा सबसे ज़्यादा आता है वह बड़ी भिन्न होती है, और जिसका परसेंट कम आता है वह छोटी भिन्न होती है। इसके बाद हमने आपको बताया था, एक एलसीएम विधि बताई थी। एलसीएम विधि बताई थी। एलसीएम विधि में आपको क्या करना था कि सबका एलसीएम लेना है और इसके बाद फिर डिवाइड करना है। जो आपका बड़ा आंसर आएगा वह बड़ी भिन्न होगी, और जिसका छोटा आंसर आएगा वह छोटी भिन्न होगी। ठीक। और इसके बाद एक एलसीएम ट्रिक और होती है, उसमें आपको क्या करना होता है कि जैसे कि ये आपकी भिन्नें दी गई हैं, इन भिन्नों का सबसे पहले आपको क्या करना है, अंतर निकाल लेना है। तो सबका आपका अंतर निकल आया। अंतर निकालने के बाद जो आपका अंतर निकला है, उस अंतर में आपको क्या करना है, उन सबके अंतर का आपको एलसीएम ले लेना है। उन सब अंतरों का आपको एलसीएम ले लेना है, और जो भी आपका एलसीएम आता है उस एलसीएम से सारी ही संख्याओं से भाग लगाना है। जो कि अंतर निकले हैं उनसे आपको भाग लगाना है। इससे हमने अंतर निकाला है, और यहाँ पर ये जो आपका भाग लगाया, जो आंसर आएगा उससे हमें अंश में इंटू कर देना है। ठीक। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो जिसका आंसर बड़ा आता है वह बड़ी भिन्न होती है, जिसका आंसर छोटा आता है वह छोटी भिन्न होती है। ठीक। अब सबसे अच्छा तरीका, जब आपकी संख्याएं कुछ इस प्रकार से दी गई हों, जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। ठीक। अब ऊपर वाली संख्याओं को आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 2 1 1 3। इस प्रकार से जब कभी भी आपको ऐसी संख्याएं दिख जाएं जिसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप अंश को बराबर कर सकते हो, या फिर आप हर को बराबर कर सकते हो। अंश को बराबर कर सकते हो सारी संख्याओं के, या फिर आप हर को बराबर कर सकते हो सारी संख्याओं के। तो वो सबसे अच्छी भिन्न होती है। उसमें सिर्फ आपको करना क्या होता है कि अंश या हर जो भी आपको बराबर दिख रहा हो उसे हम बराबर कर सकते हैं, तो उसे आपको बराबर कर लेना है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, उसी ट्रिक से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा ही एक चीज़ याद रखनी है। ट्रिक तो आपकी काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि जो भी आपकी भिन्न दी गई हैं वो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा जिससे कि हम इस भिन्न को सबसे जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस भिन्न को सॉल्व करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है अंश या हर को बराबर करने वाला। और यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना होगा, अंश को बराबर करना होगा। तो यहाँ पर हम अंश को बराबर करेंगे। ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपकी ये भिन्न दी हुई है 2/3, इसके बाद दिया हुआ है आपका 1/6, 1/6, इसके बाद दिया हुआ है आपका 1/5, इसके बाद दिया हुआ है 3/7। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनको हम बराबर कर लेते हैं सबको। अंश आपका जो होगा वो बराबर हो जाएगा, यानी कि हम 6 बना सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला देख लेते हैं, इसमें हम यदि 2 से इंटू करते हैं तो यहाँ पर 6 बन जाएगा। तो ये इतना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 6 अब 7 में यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर हम 6 से, यहाँ पर हम क्या करते हैं 6 से इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 6 पंजे 30। ठीक। इसके बाद इसमें भी हम 6 से इंटू कर देते हैं, तो 6 एकम 6, और यहाँ पर हो जाएगा 6 छिंग 36, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 से इंटू करना होगा, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 तिया 9। जितनी छोटी संख्या से आप भाग लगाओगे उतना ही आपका बड़ा आंसर आएगा, और जितनी ही आप बड़ी संख्या से भाग लगाओगे उतना ही आपका छोटा आंसर आएगा। ये बात तो आपको अच्छे से पता ही होगी। अब यहाँ पर आप देखिए, जितना बड़ा आंसर आएगा वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। और यहाँ पर हमसे पूछा गया था अवरोही क्रम में बताइए। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। यदि यहाँ पर पूछा जाता कि आरोही क्रम में बताइए, तो यहाँ पर आरोही क्रम होता कि सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस प्रकार से होता। लेकिन यहाँ पर अवरोही क्रम है, यानी कि बड़े से छोटा ले जाना है हमें। ठीक। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा जिसका हर होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक। अब यहाँ पर देखिए 9 वाला जो है वह कौन सी भिन्न है, तो वह है आपकी 2/3, 2/3। ठीक। ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ की 2/3 यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर 3/4 है, 3/7 है, 1/6 है, 2/3 है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अब पूरा ही आंसर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 के बाद आपका 9 से थोड़ा बड़ा कौन सा है, तो वो है आपका 14। ठीक। तो 14 वाली कौन सी भिन्न है, 3/7। तो यहाँ पर होना चाहिए आपका 3/7। 3/7 देखिए सही है हमारा 3/7।
इसका 14 से बड़ा कौन सा है, तो 14 से बड़ा है आपका 30, 36 बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 30। 30 वाला कौन सा है, 1/5, 1/5। तो 1/5 कहाँ है, देखिए सही है बिल्कुल, और बचता है हमारा 1/6, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात, मिट्टी और बजरी का जो अनुपात है वो है आपका 11:8। ठीक, जबकि बजरी और सीमेंट का जो अनुपात है वो है आपका 6:7। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट, क्या बोला गया है, मिट्टी और सीमेंट, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, और वैसे आपको अच्छे से पता ही होगा इसमें क्या करना है। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं, एक है आपका मिट्टी, क्या है, मिट्टी, और है आपका बजरी। मिट्टी और बजरी का जो रेशियो दिया गया है वो कितना है आपका 11:8। ठीक, इसके बाद आपको दिया गया है बजरी और है आपका सीमेंट। बजरी और सीमेंट का जो रेशियो है वो कितना है आपका 6:7। ठीक, अब इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो जो कि आपके इजी तरीके रहेंगे। वैसे तो आपके और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन दो तरीके हैं जो कि आपके काफ़ी इजी रहेंगे। पहला तो तरीका है जो कि आप बचपन से करते आ रहे हो, वो क्या है आपका, जैसे कि हमने लिखा मिट्टी, बजरी और सीमेंट, रेशियो कितना दिया हुआ है 11:8। अब ये वाली जगह आपकी खाली रह गई है तो आपको क्या करना होगा, 8 को इधर किसका लेना होगा, बजरी और सीमेंट ये क्या है 6:7। अब ये वाली जगह खाली है तो इसे भी यहाँ पर इधर किसका लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको इनमें इंटू करना होगा, और इंटू करने के बाद जो भी आता है या तो वह कटता होगा तो उसे काट देंगे, नहीं कटता होगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, तो देखिए दूसरा तरीका आप काफ़ी जगह पर यूज भी करते होंगे, जैसे कि मिट्टी और बजरी, और यहाँ पर बजरी और सीमेंट। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बजरी है और बजरी यहाँ पर भी है, यानी कि बजरी जो है वह दोनों जगह पर समान है। यदि बजरी दोनों जगह पर समान है तो लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर ये समान करना चाहिए आपको। तो यहाँ पर जब आप इन्हें समान करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, तो देखिए 8 × 24 होता है, या तो आप क्या कीजिए कि इस पूरे रेशियो में 3 से इंटू कीजिए, और इस रेशियो में 6 × 24 होता है तो इस रेशियो में 4 से इंटू कर दीजिए। जो भी आपका रेशियो बनकर आएगा वह आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक, अब इस प्रकार से नहीं करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। वैसे काफ़ी जगह पर क्या होता है कि बजरी वाला जो रेशियो होता है वह इसी का कोई ना कोई गुणनखंड यहाँ पर रख दिया जाता है, उसी से हमारा सॉल्व हो जाता है। ये हमारा कभी कभी ही ऐसा आता है कि हमें दोनों को चेंज करना पड़े, सिर्फ एक ही को चेंज करने से हमारा काम बन जाता है। अधिकतर हमारे इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये वाला तरीका जो है इससे ही हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 × 7 = 56, 8 × 6 = 48, 11 × 6 = 66। यहाँ पर देखोगे तो वैसे ही आपके देखिए लास्ट में आपकी सम संख्या दिख रही है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं 2 × 6 और 2 × 6, यानी कि 33 आपका स्टार्टिंग में आना चाहिए। स्टार्टिंग में 33 आपका कहाँ पर है, तो देखिए स्टार्टिंग में 33 आपका ये है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, यहाँ पर पूछा गया था मिट्टी और सीमेंट का। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी का कौन सा है, तो मिट्टी का पहला वाला है, मिट्टी का 66 है, तो ये आपका 33 बना है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यही हमारा 33 बन रहा है। ठीक, और सीमेंट की बात करें तो सीमेंट को देखिए तो ये आपका कटेगा, ये आपका कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16, यानी कि 28 बनना चाहिए, तो 28 ही है हमारे यहाँ पर। ठीक, और इससे यदि हम देखें तो देखिए इससे भी हमारा सॉल्व कैसे होता है, 7 × 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, 6 × 24। ठीक, और इसके बाद 11 × 3 = 33, 8 × 3 = 24। बजरी का रेशियो जो है वह दोनों जगह पर समान हो चुका है, 24-24। ठीक, हमसे पूछा गया था मिट्टी का और सीमेंट का। मिट्टी का देखिए कितना निकला है आपका 33। ठीक, तो 33 है आपका। सीमेंट का पूछा गया था तो सीमेंट का कितना है आपका यहाँ पर 28, तो यहाँ पर क्या है 28। यहाँ पर आपका डायरेक्ट ही आंसर निकल जाएगा, उसे काट पीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपको काट पीट की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है रूट के अंदर 144 प्लस रूट के अंदर 0.0169 माइनस रूट के अंदर
4.41। ठीक, इसका मान हमें यहाँ पर बताना है। ये आपका माइनस में दिया हुआ है और ये आपके प्लस में दिए हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि देखिए ये कितने का होता है, 12 का होता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा ये आपका 12 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर देखोगे तो ये होता है आपका 13 का 169 होता है, यानी कि हम किसका कह देंगे, 13 का। अब यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, रूट के अंदर 1 2 3 4 संख्याओं के बाद पॉइंट है। रूट के अंदर 4 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो रूट के अंदर से जब ये बाहर निकल कर आएगा तो वह सिर्फ 2 संख्याओं के बाद पॉइंट रह जाएगा। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, रूट के अंदर जितनी संख्याओं के बाद पॉइंट होगा उसका आधा रह जाता है बाहर निकलने के बाद। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 के बाद ही हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद माइनस में है कितना है, 441 है, यानी कि 441 भी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 441 की बात करें तो वो किसका होता है, 21 का होता है। किसका होता है, 21 का होता है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अच्छा से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12.13, और इसमें से हमें माइनस करना होगा 2.1। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, 2.1 को हमें माइनस करना है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ये यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो इस प्रकार से कभी भी माइनस नहीं होता है। जब आप माइनस करोगे तो हमेशा देखिए, जब कभी भी आप माइनस करो या प्लस करो, हमेशा जितनी भी आपकी संख्याएं हो उन्हें हमें बराबर करना होता है यदि पॉइंट की बात आती है तो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी है आपकी, पॉइंट के बाद 2 संख्या हैं और यहाँ पर कितनी है, 1। तो यदि आपकी यहाँ पर और भी कोई भी संख्या होती तो हम उतने ही जीरो लगा देते। क्या करना होता है, हमें जीरो लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 में से 0 माइनस होगा तो सिर्फ 3 ही बचेगा। 1 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। इसके बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 और 2 माइनस होंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 10.03 हमारा आंसर आएगा। तो 10.03 कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है संख्या 273965 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर कितना होगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर यदि हम 3 का स्थानीय मान जब हम निकालेंगे और उसमें से अंकित मान, देखिए अंकित मान बोल दिया जाए, देखिए अंकित मान या फिर आपका जातीय मान, अंकित मान या फिर जातीय मान कुछ भी बोल दिया जाए, बात सिर्फ एक ही होती है कि जिसका पूछा जा रहा है वह उतना ही होता है। जैसे कि हमसे यहाँ पर 3 का पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 का पूछा जाता है तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। यदि 4 का पूछा जाता है तो यहाँ पर 4 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इतने में 3 का स्थानीय मान तो आपको अच्छे से पता है कि जितने भी आपके अंक बाद में बचेंगे उतने ही हम 0 लगा देंगे। तो 3 के अंकित मान जो है वह हमें माइनस करना है। तो लास्ट में देखिए 3 का हमें क्या करना होगा, अंकित मान यहाँ पर हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, आपका 7 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख लीजिए 7 इकाई अंक जिस आंसर में होगा वही आपका सही होगा, और 7 जिसमें नहीं होगा वह आपका गलत होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 5 दिया हुआ है तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका 7 दिया हुआ है तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर भी समझ ना आया हो तो आप समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर है आपका 3, हमने लिखा 3 का हमें स्थानीय मान निकालना है सबसे पहले। तो 1 2 3 कितनी संख्या है, 3, तो 3 0 हम लगा देंगे। ठीक, 3 0 हमने लगा दिए। अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया 3 के जातीय मान, यानी कि अंकित मान या जातीय मान आप कुछ भी बोल दीजिए, तो उसको हमें इसमें से हटाना है। तो हटाना है तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ पर हमें इसमें से कैंसिल कर देंगे। जब हम 3 को इसमें से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पर 10 हुआ, यहाँ पर 10 हुआ, फिर यहाँ पर 10 हुआ। तो 10 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 7। यहाँ पर कितना बच गया, 9 बच गया। यहाँ पर कितना बच गया, 9 बच गया। यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक, 2997 ये हमारा आंसर होगा, और यही हमने आपको बताया था। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए इस प्रकार से जब कभी भी आपको प्रश्न मिलता है तो आपको क्या करना है कि जितने का भी आपसे बोला जाए उसमें से आपको क्या करना है कि 10 में से जो भी आपका स्थानीय मान या अंकित मान बोला जा रहा है उसे आप माइनस करके देख लिया कीजिए। इकाई अंक के स्थान पर यदि वही आता है तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। और यदि यहाँ पर ऑप्शन जो है वह मैच कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 होता, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता, फिर निकालना होता। या फिर हम ये देख लेते कि 9 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका यदि 8 आता तो यहाँ पर 9 वाला हमारा सही आंसर हो जाता। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है A का 15% B के 18% के बराबर है। ध्यान समझ लीजिए,
ए का जो 15% है वह बी के 18% के बराबर है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए ध्यान से समझिएगा सिचुएशन। देखिए हमेशा ये याद रखिएगा, जब कभी भी इस प्रकार के आपको प्रश्न दिए गए हों तो उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर यदि आप जल्दबाजी करते हो और यदि आपकी सिचुएशन गलत बन गई, यदि आपकी कंडीशन आपने गलत बना ली, तो हमेशा ये आंसर आपका गलत आएगा और आपका जितना भी समय गया था वो सभी आपका वेस्ट हो जाएगा। हमेशा ही इसमें क्या करना है कि आपको कंडीशन अच्छे से बना लेनी है सबसे पहले। ठीक, तो देखिए ए का 15%, हमने बोला ए का 15%, ए का जो 15% है उसने बोला है बी के 18% के बराबर है, यानी कि बराबर है किसके, बी के 18% के। ठीक, ये उसने यहाँ पर बोला है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 15 और 18 है तो ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 छेक 18। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो a अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5, यानी कि हम बोल सकते हैं कि a का जो रेशियो है या फिर a की जो क्षमता है वो कितनी है 6 और b की है आपकी 5। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बोला गया है b का कितना प्रतिशत, हमने बोला कि b का कितना प्रतिशत का मतलब हमने समझ लिया यहाँ पर x%, b का x%, उसने बोला है a के 20% के बराबर है। तो b का कितना प्रतिशत a के 20% के बराबर है, किसके 20% के बराबर है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमने बोला a का जो रेशियो है वो कितना है आपका 5 है, हमने रखा यहाँ पर 5 × x% इज इक्वल टू ए के लिए कितना है आपका 6 है, तो यहाँ पर हमने रखा 6 × 20%। ठीक, यही हमें रखना था। अब यहाँ पर देखिए 5 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 चौक 20 हो, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4% आ जाएगा। अब यहाँ पर x% की बात करें तो कितना निकल कर आ रहा है आपका 6 चौक 24, यानी कि 24%। ठीक, x% की वैल्यू कितनी है आपकी 24%, और वही हमसे यहाँ पर पूछा गया था, तो यही हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है 18176 के वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं, यानी कि हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इसका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें कितने अंक होंगे इसके वर्गमूल में। ठीक, तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3। क्या आएगा 3। आप बोल रहे होंगे सर आपने तो ये रट्टा मार कर बता दिया है, आपको पहले से ही पता होगा कि इसका आंसर 3 आएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर इसका तरीका ऐसा पता है कि जिससे कि आप सिर्फ संख्या को देखोगे और संख्या को देखते ही तुरंत ये बता दोगे कि इसमें कितने अंक हैं। इसका वर्गमूल पूछा जाएगा तो वर्गमूल में भी आप बता सकते हो कि इसमें कितने अंक हैं, और साथ ही साथ यदि ये पूछा जाता कि इसके वर्ग में कितने अंक होंगे तो वो भी आप बता देते, तुरंत की तुरंत बता देते कि इसमें कितने अंक होंगे। ठीक, यदि आपसे ये पूछा जाता कि यदि ये एक वर्ग है और इस वर्ग का यदि हम यहाँ पर संख्या निकालें तो उस संख्या में कितने अंक होंगे, तो ये भी आप तुरंत बता देते सिर्फ संख्या को देखकर। तो देखिए वो आपका तरीका होता क्या है, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए या तो वह जो संख्या होगी वह क्या होगी, उसके जो अंक होंगे या तो वह सम होंगे या फिर वह बेसम होंगे। क्या होंगे, बेसम होंगे। अब सम और विषम का मैटर क्या है तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने अंक हैं, यहाँ पर 6 अंक हैं, यानी कि 6 अंक हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6, यदि यहाँ पर आपके 5 होते तो वो क्या हो जाते हैं, आपके विषम हो जाते। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यदि आपसे वर्ग से डायरेक्ट पूछा जाता है तो भी यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्ग से पूछा जाए या वर्गमूल से पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए, आपको सिर्फ आंसर क्या करना है वो चीज़ आप समझ लीजिए। यदि आपकी सम संख्या दी गई है, यदि आपकी सम संख्या दी गई है तो आपको क्या करना है कि जितने भी आपके अंक हैं, अंकों की संख्या, जैसे कि हमने यहाँ पर संख्या गिनी थी, यहाँ पर कितनी थी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी थी 6 थी, तो हमें क्या करना है सिर्फ उसमें 2 से डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा आपका 3, और यही हमने आंसर में दिया था आपको। ठीक, और यदि यहाँ पर होता कि विषम होते, क्या होते, अंकों की संख्या यदि विषम होती, यदि यहाँ पर हम मान के चलें कि जैसे कि ये 1 8 1 7 6 9 इस प्रकार से रखा हुआ है
और हम ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका एक जीरो और जुड़ा हुआ है, ठीक। जीरो नहीं जोड़ते, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं 7 जोड़ देते हैं, तो 7 और जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक। तो 7 और जुड़ा हुआ है, तो अब क्या होता, तो यदि यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या हो रही हैं, आप विषम हो रही हैं। यदि विषम हो रही है तो आपको क्या करना है, अंकों की संख्या प्लस 1/2 क्या करना है, अंकों की जो संख्या होगी उसमें आपको 1 ऐड कर देना है और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, तो हम क्या करेंगे 7 + 1/2 यानी कि 8/2, तो कितना हो जाता है आपका 4 हो जाता, ठीक। अच्छे से समझ आ गई होगी ये चीज़। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यदि अंकों की संख्या देख लेनी है, जैसे कि यहाँ पर वर्गमूल के बारे में बोल रहा था, यदि वर्ग होता तो आपका डायरेक्ट वर्ग होता, तो यहाँ पर आपका जैसे कि हम बोलें 144, तो ये तो आपका वर्ग हो जाता। इसी प्रकार से ये क्या बोला गया है, वर्गमूल निकालने के लिए बोला गया है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जैसे तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट के अंदर डाल देते हैं 18176 अब इससे जो संख्या बाहर निकल कर आएगी वो उसके बारे में पूछा गया था कि उसमें कितने अंक होंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक। तो आपको अच्छे से पता होगा 3 का और 9 का विभाज्य का नियम जो होता है वह सेम होता है। जो भी आपकी संख्या दी गई हो उस संख्या के जितने भी आपके अंक दिए गए हैं उन सभी अंकों का योग जो होगा वह आपका ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। और यदि वह योग जो है वह 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वह पूरी संख्या ही आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर हम देखिए 9 से चेक कर लेते हैं, 9 से, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका 9, यहाँ पर है आपका 9 और 8 और एक 9 और यहाँ पर 8 और एक 9, यानी कि ये संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो रही है, ठीक। इसके बाद 5 और 4 9 और इसके बाद 3 4 5 और एक 6, ये आपकी डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर है 9 और 8 और एक 9, यानी कि ये भी संख्या आपकी डिवाइड हो रही है, यानी कि हमें 2 संख्याएं ऐसी मिल गई हैं जो कि 9 से डिवाइड हो रही हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 8 और एक 9, 7 और 2 9 और यहाँ पर 7 और 2 9, यानी कि 3 संख्याएं हमें ऐसी मिल गई जो कि 9 से डिवाइड हो रही हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 11 से देखना होगा 11 से कौन सी संख्या यहाँ पर है जो कि डिवाइड नहीं हो रही है, सॉरी यहाँ पर डिवाइड हो रही है। 11 से जो डिवाइड हो रही होगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो 11 का नियम जो होता है वो आपको अच्छे से पता होगा कि सम स्थानों की जो संख्याएं होंगी उनका योग और विषम स्थानों की जो संख्याएं होंगी उनका योग, उन दोनों को यदि हम आपस में माइनस करते हैं तो या तो आपका आंसर 0 आना चाहिए या फिर वह 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक। यहाँ पर कितना है 98, यहाँ पर कितना है आपका 19, यहाँ पर कितना है आपका 18, 8 दूनी 16, 8 3 24 और एक 25, ठीक। यहाँ पर कितना बना आपका 25 बना, 9 और एक 10 और एक 11, कितना बनना आपका 11। 25 में से आप 11 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, ठीक। जो कि 11 से डिवाइड नहीं है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका 2 9 8, यहाँ पर आपके 2 0 0, यहाँ पर आपके 2 नहीं है 1 है, तो यहाँ पर हम एक 0 और बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 1, 8 और एक 9, 8 और एक 9, यानी कि 9 में से 9 माइनस करोगे तो आपका 0 बचेगा, या तो 0 बचना चाहिए या फिर वह 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ने की वैसे हमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम एक बार आपको चेक करके बता देते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कितना है आपका 18, तो हमने लिखा 18, 72 तो यहाँ पर हमने लिखा 72, 27 तो यहाँ पर लिखा हमने 27, 7 दूनी 14 और एक 15 और 2 17, 7 और 2 9 और एक 10। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इनका जो अंतर होगा वो कितना आएगा आपका 7 आएगा, और 7 जो होता है वह आपका 11 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा बी, ठीक।